नमस्कार दोस्तों, CDS 1 2021 के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। पॉलिटी का सेट हम लोग देख रहे हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हमने ऑलरेडी किए। लास्ट के लेक्चर में हमने पंचायती राज सिस्टम पर बात की और भी बहुत सारे टॉपिक जैसे लेजिस्लेचर वाला हो गया जिसमें अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज़ की बात की जाती है। 74 नंबर तक का क्वेश्चन हमने कर लिया। आज 75 से करेंगे। ये सेट ए है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर CDS 1 2021 का। देखिए क्या बोला जा रहा है आपको इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, करेक्ट है, ये आपको बता रहा है। द इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी पंचायत के जो चुनाव हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे। दूसरा कहा जा रहा है द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यानी भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे, उनके द्वारा राज्य चुनाव आयोग की अपॉइंटमेंट की जाएगी, स्थापना की जाएगी। किसकी? राज्य चुनाव आयुक्त की, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू पंचायत इलेक्शन। यानी पंचायतों के चुनाव से संबंधित सारी कानूनों का निर्माण करने की शक्ति स्टेट लेजिस्लेचर के पास होगी, राज्य विधान मंडल के पास होगी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी बातें सही है। 1 and 2, 1, 2 and 3, 2 या फिर 1 and 3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकेंड वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसी तरह स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट की जाती है किनके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। तो सेकेंड अगर आप एलिमिनेट करें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सेकेंड अगर आप एलिमिनेट करें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन डी, जो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बस एक स्टेटमेंट पता होने से आप इसे कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के सोर्स की। तो लक्ष्मीकांत बुक हम सबकी पॉलिटी के लिए सबसे प्रमुख बुक है। वहीं पे आप देख सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि जो सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल, इन तीनों चीज़ों का और इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने का पंचायत के चुनाव से संबंधित। ध्यान रखिए ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई है बहुत बार। जब यहाँ पर बात आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑफिसेज के ये मुख्यतः चुनाव करवाते हैं। कौन कौन से 4 ऑफिसेज? पार्लियामेंट के, सबसे पहली बात। दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव कौन करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वहाँ पे पहले ऑप्शन में स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की जाती है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगी। और स्टेट इलेक्शन फिर क्या करवाएगी? तो पंचायत के चुनाव से ये मेनली एसोसिएटेड है, ठीक है। और तीसरी बात प्रेसिडेंट के ऑफिस की, और चौथा वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की। इन 4 ऑफिसेज का चुनाव कौन करवाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायत के चुनाव से संबंधित जो इलेक्शन हो गई, इलेक्टोरल रोल के निर्माण से संबंधित, इन चीज़ों को सुपरिंटेंडेंट करती है, डायरेक्ट करती है और कंट्रोल करती है। नाउ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे, कमिश्नर, उनको कौन अपॉइंट करेगी? गवर्नर। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को जो अपॉइंट कौन करेगी? गवर्नर। ऑलरेडी स्टेट PSCs में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिए। ना कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अलग ऑफिशियल बॉडी है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जुरिस्डिक्शन पावर अलग है। आपने क्या देखा कि जो पंचायत के चुनाव है वो कौन कंडक्ट करवाएगी? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव कौन करवाएगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा देखिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। यहाँ पे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिया गया, सेकंड गलत है। तीसरा देखिए स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू पंचायत इलेक्शन। ये भी बात बिल्कुल सही है। पंचायत से संबंधित चुनाव नियम को कौन बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर। वैसे भी अगर आप सिर्फ 2 को एलिमिनेट करते तो हमारा आंसर निकल जाता ऑप्शन डी, 1 and 3 ओनली। इलेक्शन कमीशन एक बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन इन दोनों से आते हैं, एक सेपरेट वीडियो में से कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के बारे में कौन सी बात यहाँ पे करेक्ट नहीं देखी जा रही है, ये आपको बताना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये संसद का अंग है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, यानी ये पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेह है। इट रिमेन्स इन पावर टिल इट एन्जॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का जब तक कॉन्फिडेंस मिलता है तब तक ये पावर में रह सकती है। चौथा आपको कहा गया पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, यानी पार्लियामेंट से बाहर का कोई व्यक्ति कभी भी कैबिनेट का पार्ट नहीं बन सकता।
तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो कैबिनेट है वो क्या होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही एक स्मॉल बॉडी बनाई जाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद होती है वो काफ़ी बड़ी बॉडी होती है, काफ़ी सारे मिनिस्टर उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो और भी ज़्यादा काम को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके अंदर भी एक छोटी बॉडी बनाई जाती है जो कैबिनेट होती है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो कहीं पे भी कैबिनेट वर्ड का जिक्र नहीं मिलता है, बट जो कैबिनेट है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट का। सो नाउ अगर बात करें कि कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। सिंपली सिलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि किन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट बनाना है, और ये जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट को सौंपी जाती है। प्रेसिडेंट फिर फाइनली इसे सिंपली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये जो रिकमेंडेशन है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये यूनियन कैबिनेट का पार्ट बनेंगे। यूनियन कैबिनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आप देखें पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से, तो कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये जो यूनियन कैबिनेट है, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो ये होता है कि ये टाइम टू टाइम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से फंक्शनिंग होगी पार्लियामेंट की। यहाँ पे आप देखें तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। रीजन में भी ये हो कि ये जो स्टेटमेंट सी है, इट रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, ये बात यहाँ पे गलत है। क्योंकि कॉन्फिडेंस की जब बात आती है, कॉन्फिडेंस मोशन की, तो वो लोकसभा में पारित किया जाता है और लोकसभा के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में है या नहीं। तो ये बात गलत है यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे गलत है, इसलिए ये ऐसा देखने को मिला कि इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। और अगर आप डी को देखें, पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड, तो ये बात भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपॉइंट किया सकता है बशर्ते कि 6 मंथ के अंदर उन्हें चुनाव जीत करके आना होता है। ये प्रोविजन बहुत ही कॉमन है, आपने पढ़ा भी होगा। तो आई थिंक ये जो वर्ड है यहाँ पे पार्लियामेंट, इसके कारण इस क्वेश्चन को गलत बनाती है, और COD दोनों ही गलत होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। पे आप देखें तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। रीजन में भी ये हो कि ये जो स्टेटमेंट सी है, इट रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, ये बात यहाँ पे गलत है। क्योंकि कॉन्फिडेंस की जब बात आती है, कॉन्फिडेंस मोशन की, तो वो लोकसभा में पारित किया जाता है और लोकसभा के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में है या नहीं। तो ये बात गलत है यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे गलत है, इसलिए ये ऐसा देखने को मिला कि इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। और अगर आप डी को देखें, पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड, तो ये बात भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपॉइंट किया सकता है बशर्ते कि 6 मंथ के अंदर उन्हें चुनाव जीत करके आना होता है। ये प्रोविजन बहुत ही कॉमन है, आपने पढ़ा भी होगा। तो आई थिंक ये जो वर्ड है यहाँ पे पार्लियामेंट, इसके कारण इस क्वेश्चन को गलत बनाती है, और COD दोनों ही गलत होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। 11th क्लास की पॉलिटी की NCERT बुक में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें इस क्वेश्चन के, तो अगर आप यहाँ पे देखें ऑप्शन ए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये बात यहाँ पे गलत है। डायरेक्टली नहीं, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन की बात की जाती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से, तो फर्स्ट यहाँ पे गलत है, बाकी के तीनों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी ठीक है। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और लोकसभा में रिजर्वेशन की बात की गई है SC/ST के सीट्स की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल के लेक्चर में हमने इसी पर बात की थी कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को है, नॉन सिटीजन्स को नहीं दिए गए हैं, नॉन इंडियन सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड किए गए। उसमें से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल हैं, ये सिर्फ इंडियंस को प्रोवाइड किए गए हैं, नॉन इंडियंस को नहीं। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच देखें तो ये आर्टिकल 19 का पार्ट है, तो ये जो है वो नॉन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है, तो 1 को आप एलिमिनेट कर देंगे, 2 ऑप्शन आपके यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं। बाकी के 2 देख लेते हैं, 2 and 3, और यहाँ पे 2 ओनली। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करें तो ये ऑफ कोर्स आपको आर्टिकल 20 के क्लोज 3 में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन की पावर दी गई है, राइट दी गई है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की बात करें तो आर्टिकल 25 का पार्ट है, अगेन नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें नॉन सिटीजन को नहीं दी गई हैं, तो उनमें से यही है बस 15, 16, 19, 20, 29 और 30। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये 2 जो चीज़ें हैं यहाँ पे, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी नॉन सिटीजन को प्रोवाइड नहीं किया गया क्योंकि ये आर्टिकल 16 का पार्ट है। तो 1 और 4 को एलिमिनेट करते हैं हम लोग। 1 और 4 को आप एलिमिनेट करें तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, C and D और D। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस आर्टिकल 25 का पार्ट है, ऑफकोर्स नॉन सिटीजन को दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन C, 2 and 3 ओनली।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताना है कौन सी बात गलत है। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यानी वो री इलेक्शन के लिए नॉट एलिजिबल है, यानी वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये आपको पता होगा, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, इंडिया में कोई नंबर की बाउंडेशन नहीं है, जितनी मर्जी उतनी बार इलेक्ट भी हो सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन यूएस में बस 2 ही बार प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ने का प्रोविज़न है। तो नॉट री इलेक्शन के लिए नॉट एलिजिबल, ये बात सही है या गलत बताइए। तो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, तो ये बात यहाँ पे गलत है। हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया था, तो फर्स्ट ही हमारा आंसर होगा। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन वाली बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया था। बाकी देख लेते, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा के केस में 30 ईयर्स राज्यसभा के एमपी के लिए, लोकसभा के केस में 25 ईयर्स, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर इन 3 पोस्ट के लिए 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी ही चाहिए, तो ये बात भी सही है। तीसरा देखते हैं, ही इज़ इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट किया जाएगा उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जो कि कंसिस्ट करेगी दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के। हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। ईजी क्वेश्चन है ये, आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा कि हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और ऑफिसेज के लिए, एमपीज़ के लिए भी इवन कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, जितनी मर्जी उतनी बार चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड अगेंस्ट, यानी अविश्वास प्रस्ताव का जो मोशन है वो किनके अगेंस्ट में मूव किया जाता है। तो अगर आपको याद हो, CAPF 2022 में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उन क्वेश्चन को भी आप जरूर समझ लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाएगा, मंत्रिपरिषद के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा ऑपोजिशन के द्वारा, ताकि वो चेक कर सके कि वाकई में जो गवर्नमेंट है उसके पास पूर्ण बहुमत है या नहीं। उस चीज़ को चेक करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। सो यहाँ हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस हो जाते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए, बहुत सारे UPSC के PYQs हमने कवर किए हैं। थैंक यू सो मच।